सदारतस मज मुलाकात इजलास में आव अहम मामलन पे गौर कर कौम बनाए पगह यम दिफा यम हक की तजदीद वतन अजीज की चप चपच हिफाजत खतर यक दिल तो यकजान आज प्यारन मकबूज कशीर आज़ादी जदोजहद पे प्रोमो जारी कर्मुत प्रोमोस में कशर शहीदन तो आज़ादी बाबत जदोजहद करने वाले लोगन सलाम पेश करने भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब करने तिमन सैद कोट सेक्टर्स में भारतीय फौज की तरफ कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी खिलाफ वर्जी पर शदीद मजम्मत करना है इनके नतीजे मजाक बेगुनाह शहरी अब्दुर्रऊफ शहीद सबंदोज आज़ाद जम्मू कश्मीर सदर सरदार मसूद खान तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दरमियान सबूत इस्लामाबाद अंदर मुलाकात मकबूज कश्मीर की सूरत हालत पर तबादला ख्याल सरदार मसूद खान उनके अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पत और भारत गवर्नर राज लगावित गैलमना कार्रवाई में इजाफा कौशिकपुर सबसे खबर खत्म तो बुझते गुजरी नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ की गोजरी खबरां नाल असुदामीन वफाकी काबीना को इजलास इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में हुआ इजलास में अहम आमरा पर गौर किया गया है कौम पलके यूम दिफा इस अहद की तजदीद संग मनाई जाएगी जे वतन अजीज का चप्पा चप्पा की हिफाजत हम यक दिल तो यक जाना ISPR ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जोहदी पर प्रोमो जारी किया हुआ है प्रोमो में कश्मीर की शहदात आज़ादी वस्ते जोहदी करने लाना सलाम पेश किया गया है भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा तलब कर गया कोर्ट केरा सेक्टर में भारतीय फौजदारों लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर दाढ़ी मजम्मत की गई है भारतीय फौजदारों बिला इसकाल फायरिंग का नतीजा में एक मासूम शहरी अब्दुर्रऊफ शहीद हुआ है दफ्तर खारजा में जनूबी एशिया तसारक का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद फैसल लिखे हुए कि शहरी आबादी ने जानबूझ के निशान उबरानो न सिर्फ काबिल मजम्मत है सबू इंसानी हकूक की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है इस्लामाबाद में आजाद कश्मीर का सदर सरदार मसूद खान वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुए है सरदार मसूद खान कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद भारत ने गवर्नर राज लागा गलमाना करवाइया में बादो कर दी हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्टदार आर्मी फोरम की तवज्जो मबजूल करवाने वास्ते कोशिश जारी रखेगा मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने रियासी दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला राजौरी में एक जवान शहीद कर दी हुए कश्मीर के सरस माफिक भारतीय फौजियों ने जवान जिला का इलाका कास में एक पुरतशद्दुद ऑपरेशन के दौरान शहीद की काबूज फौजियों ने शहीद जवान की लाश मुकामी पुलिस के हवाले कर दी है इसके नाली गोजी खबर खत्म हुई इज्जत दो रब रखो में जब मादरे वतन ने शाहीनों को पुकारा तो पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि जिसको पाकिस्तानी कौम साल से सरहाती चली आ रही है 4 और 5 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीन छम के महाज पर अकाफ की मानंद लपके आलम अमानुल्लाह रफीकी यूनुस और सेसिल ने इस महाज पर दुश्मन की बर्री फौज की ईंट से ईंट बजा दी और फिर 5 सितंबर की शाम कौम को जोड़ियां की फतह की खुशखबरी सुनाई पाकिस्तानी कौम पाक फजाइया के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है प्यार है पाकिस्तान से
से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है। This time check is brought to you by Zong. सिर्फ 20 रुपए में तो अभी *466# मिलाएं और पूरा महीना IMO के मजे उड़ाएं। This time check was brought to you by Zong. सिर्फ 20 रुपए में तो अभी *466# मिलाएं और पूरा महीना IMO के मजे उड़ाएं। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं हुमैरा राना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास, अहम उमूर पर गौर हुआ। काबीना ने बैरून मुल्क रकूम वापस लाने का फैसला किया है। बाहर से पैसे लाने के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सवाबदीदी फंड खत्म करके पार्लियामेंट को भिजवा दिए। तालीम के लिए शफ़क़त महमूद की सरबराही में टास्क फोर्स बनाई गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शादिब फवाद की काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर पाकिस्तान अमेरिका मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अमेरिकी वफ़द की क़यादत की। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साहती एजेंडे से आगाह किया। शाह फरमान ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वक़ार अहमद ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला महमूद खान, साबिक़ गवर्नर इकबाल ज़फ़र झगड़ा, सूबाई काबीना के अरकान, कबायली अमायदीन और सीनियर अफसरान भी मौजूद। नवे कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील 9 के लिए तमाम सूबाई वज़राए आला को खतूत लिख दिए गए। कमीशन के लिए नामजद अरकान के नामों की तस्दीक की जाए ताकि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर के खत का मतन। सदारती इंतखाब के सरकारी नताइज का ऐलान। तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी 352 वोट लेकर सदर मुमलकत मुंतखब। 1110 अरकान पार्लियामेंट ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। दुरुस्त वोटों की तादाद 1082 जबकि 28 वोट मुस्तरद हुए। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट केस से रकम मुंतकली के मामले की समाअत। अदालत का पानामा तर्ज पर मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का फैसला। कमेटी हर 15 रोज बाद तहकीकात की पेशकश से आगाह करेगी। वफा की तस्वीरों इस परचम के
साए तले हम एक हैं यौम दिफाए पाकिस्तान कल इस अज़्म की तजदीद के साथ मनाया जाएगा कि वतन अजीज के दिफा के लिए हम यक दिल यकजां हैं। अहम शाहराहें और इमारतें कौम के जरी जवानों की तस्वीर से सज गई। शहीदों की आखिरी आरामगाहों पर हाजिरी और उनके अहले खाने से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। किफायतशारी मुहिम का आगाज कर दिया है। हुकूमत पर अवाम का एतमाद बहाल हुआ तो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी भारी रकूम भेजेंगे। लूटी ही दौलत पाकिस्तान वापस ला कर दिखाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलदियाती निजाम के बारे में तजावीज़ के जायजे के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरा इजलास इतवार को तलब कर लिया। कानूनी माहिरीन ने राय दी तो नए बलदियाती इंतखाबात करा देंगे। मुस्लिम लीग नून के बहुत से बलदियाती नुमाइंदे तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं। पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान की मीडिया से बातचीत। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी की बिला इख्तियार खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर दूध की चेकिंग। 53,616 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया। खिदमत खल की अजीम मिसाल नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा का आज 21वां यौम वफात। उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी डे मनाया जा रहा है। और एशिया कप की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में जारी। खिलाड़ी की बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग की बेहतरी के लिए तवील कोचिंग सेशन। एशिया कप 15 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। What motivated Senator Lee Rhiannon to speak for the oppressed people of Indian-occupied Kashmir? The ongoing violence, and they were disturbing stories. And then when I found out, which I hadn't known, that the Australian government many decades ago actually had played quite a reasonable role immediately after the British left this area. And so there was many reasons that I felt it was time to speak out. 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। शोहदाए वतन को सलाम, सब जज्बे तेरे नाम, कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान। पाकिस्तान की पहचान, दिफाए वतन में कायम तेरी शान। सलाम ऐ मुल्क के पासबान, हम तेरी कुर्बानियों को ना भूलेंगे, बढ़कर आसमान को छू लेंगे। ऐ शहदाए वतन तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। आलूदगी से पाक, सेहतमंद आबो हवा, सरसब्ज पाकिस्तान के लिए 10 बिलियन दरख्तों पर मुश्तमिल शजरकारी मुहिम का आगाज। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। आपका नया पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मुबश्शिर मीर, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो काबीना के इजलास हो रहे हैं उसमें जो एनर्जी हमें नजर आ रही है, जो उसमें एक डायरेक्शन सेट की जा रही है, वो इतनी क्लियर है कि हमें नजर आ रहा है कि जो बहुत से ऐसे प्रोग्राम जो पाकिस्तान की कौम सोच रही थी कि इनके ऊपर काम होना चाहिए, उनकी तरफ पेशरफ्त बड़ी तेजी के साथ जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारा तमाम स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के उनका अलग है, वो किसी भी वक्त आकर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी किस्म का अपने ख्यालात इज़हार करना चाहे या अपनी कोई गलत फहमी दूर करना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म जो सजाल का है वो उनके लिए हर वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, चलो बहुत ज्यादा। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मोहम्मद हफीज कौमी टीम एशिया कप में कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन सके। मोहम्मद हफीज जिन्होंने कुछ अर्सा पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों कमेटियों को जो है वो टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह इन चीज़ों के हवाले से बड़ी तेजी के साथ जो है वो चीज़ें देखी जाएंगी और फैसले जो हैं वो भी आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। आज ही जो काबीना का इजलास था उसमें ये चीज़ भी बड़ी अहम थी और एनर्जी के हवाले से कि तरबेला डैम की जो अपलिफ्टिंग थी उसमें जो बेकायदगियां हुई उसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और तकरीबन 25 बिलियन की जो है उसमें बेकायदगियां हैं, उसकी भी इंक्वायरी होगी तो देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स आए। आज हमारे साथ शुरकाए गुफ्तगू हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। मैं उनका तारफ कराता चलूँ। जनाब सुहेल बजाज साहब हैं, आप साबिक वज़ीर पेट्रोलियम, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आमिर तौर आपका टाइम देने का जी। और हमारे साथ जफर सुबहानी साहब हैं, बहुत ही नोन इकोनॉमिस्ट हैं। जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया और इब्राहिम कसूबी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब आपसे शुरू करते हैं। आप एनर्जी की बात हो रही है तो किस तरह आप देखते हैं कि जो एनर्जी कमेटी है खास तौर पे इसको एक कॉन्स्टिट्यूट तो कर दिया गया है, इसके जो है वो टारगेट भी सेट किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी आम बात वो भी आई है कि किस तरह जो गैस की चोरी है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा जो है वो सीरियसली देखा है और इसमें 50 बिलियन जो है वो लॉस हो रहे हैं कौमी खजाने को। कैसे देखते हैं कि इसको किस तरह कप किया जाए? 3-4 मिनट दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। खाली गैस में चोरी नहीं है, बिजली में भी चोरी है और लॉसेस भी है। देखिए, ये बात हम 10 साल से इसी जगह पे बैठ के मुख्तलिफ TV पे कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। कीमत बढ़ाने से चोरी कम नहीं करेंगे तो लॉसेज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 यूनिट अगर 2 रुपए का चोरी हो रहा था तो 3 रुपए का चोरी होगा। अगर चोरी पहले कम करना बहुत जरूरी है। इसे UFG का नाम दे दिया गया, बड़ा शरीफाना, और उसमें लाइन लॉसेज का नाम दे दिया गया बिजली में। ये बिलियंस के हैं, ये मेरे हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर के हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि फिर बाद में वो जो 50 बिलियन कहा गया है सिर्फ ये 50 बिलियन से कहीं ज्यादा गैस के। देखिए टू 7, मैं आपको सिर्फ एक, जब ये सुबानी साहब कैलकुलेट कर देंगे, पावर में भी रहें, 7 BCF इस वक्त तकरीबन हमारी जो है LNG मिला के गैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसका अगर 17% गैर मुसद्दका, या हमारे दोस्त बताते हैं जो उसमें कंपनियों में हैं, वो कहते हैं 17% UFG हो जाता है, जिसमें मैं 4% तो मानता हूं कि ये लॉसेज हो सकते हैं लाइन लीक, ये दुनिया में होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि तकरीबन 13 से 14% वो चोरी हो जाता है। ये 14% 17 BCF 7 BCF का बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी समझ लें कि एक BCF और सालाना बुनियाद एक BCF। अब आप 600 जब बनाते हैं LNG, 600 MMCFD मंगाते हैं ना आप रोज की, अब आप ये रोज 1 BCF चोरी हो रही है। आप ये 600 की कीमत लगा लें सिर्फ LNG की,
अपने डॉलर से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा रोज की कितनी चोरी है। मुझसे ना पूछेंगे टोटल 365 दिन में क्या होता है, ये तो गवर्नमेंट का काम है जो इस वक्त बैठे हैं वो कैलकुलेट करे। अब ये अगर 500 की होती है, 5 लाख की होती है, 5 करोड़ की होती है, ये चोरी है, इसको खत्म होना जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा देखिए एनर्जी में कम अज कम, मैंने एक दफा फिगर जब मैं देख रहा था और मैंने चेक की थी, तो मेरे हिसाब से एनर्जी में बचत का जो पोटेंशियल है ना 5 से 6 बिलियन है। अगर आप सारी एनर्जी की कंपनियां ले लें, 26 OGDCL से, PPL से, PSO से, और ये सारी कंपनी SSGC, SNGPL, गवर्नमेंट होल्डिंग, ये सारी मिलाएं 26-27 कंपनियां, फिर डिस्कोज, जेनकोज, IPPs एंड ब्ला इनके एग्रीमेंट्स को आप गो थ्रू करें, ये सब मिलाएं ना तो आपकी बचत, इन्वेस्टमेंट इसमें जीरो है। कमाल की बात है, इन्वेस्टमेंट जीरो, 5 to 10 बिलियन की बचत है, $1 बिलियन। मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नेंस, मेरिट पे लोग लगाना, हर डिस्को का जो चीफ है या कंपनी का चीफ है वो मेरिट पे, बाकी काम वो खुद करेगा, उसको नॉलेज होनी चाहिए, और रिश्तेदारियां इसमें ना चले। मेरिट एंड टोटल मेरिट, नया पाकिस्तान है, बात हो रही है मेरिट की, तो मेरिट पे लगाएं और कोई रिश्तेदार ना लगाएं, कम अज कम एक दूसरे का ना। और हाँ, अगर रिश्तेदार मेरिट पे आता है जरूर लगाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी गुंजाइश है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात ये यहाँ कंफर्म कर दूं कि सर ये इसका पूरा प्लान मौजूद है, लेकिन अभी तक मैंने एनर्जी मिनिस्ट्री का नाम नहीं सुना, ये डिवाइडेड चल रहा है। हमारा प्रपोजल हमेशा से ये है, बाकी जो लोग हैं वो देखें, असद उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, कोई आदमी, उसे भी पता है हमारा PCB की तरफ से भी हमने साथ बैठ के एनर्जी का प्लान बनाया था, असद भी उसमें थे जब हमने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फाउंडर मेंबर में से मैं भी हूँ, असद भी है, तो असद के साथ बैठ के हमने ये प्लान बनाया था। उस वक्त मैं एनर्जी कंपनी को ही हेड करता था, सीमेंस को, तो उसकी वजह से हमें सारी नॉलेज थी और उसकी हमने एक एनर्जी प्लान भी दिया था। उसके अंदर जो हमें पता है कि एनर्जी की एक मिनिस्ट्री होना बहुत जरूरी है, जो ओवरऑल सारी, वरना एक दूसरे पे ब्लेम होता है कि पेट्रोलियम वाले ने ये नहीं दिया तो एनर्जी वाले ने यूनिट। देखें, एक सप्लाई चेन का किसी भी कंपनी में होना बहुत जरूरी है, तो सप्लाई इधर है और चेन उधर, मतलब डिलीवरी उधर है, वो हो नहीं सकता। तो एनर्जी मिनिस्ट्री भले आप उसमें से नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर अलग कर दें, नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर की एक बना दें, और ताकि फोकस हो जाए पानी पे और नेचुरल रिसोर्सेज जिसपे नहीं है इस वक्त हमारा फोकस, जिसकी वजह से हम आज डैम और बाकी प्रॉब्लम है, और पावर और पेट्रोलियम को एक जगह करके एनर्जी मिनिस्ट्री। जी, मैं दो बातें मैं इसमें एक चीज आपको जरा कि जो इशारा दिया सोहेल साहब ने कि एनर्जी मिनिस्ट्री और जो एनर्जी कमेटी है, आप समझते हैं कि इस सारे जो प्रॉब्लम है इसको ये सॉल्व करने के लिए बेहतर है? देखें, जैसा सोहेल साहब ने कहा कि जो चोरी है हर एरिया के अंदर, एनर्जी के अंदर, पावर के अंदर, मेरा ख्याल है टनों के हिसाब से, मैं जो है ना इजी करने के लिए टनों के हिसाब से जो है वो चोरी है। एंड इस वजह से देखिए हमारा सर्कुलर डेट का इशू है, हम सही टाइम पर प्राइस पास नहीं करते हैं इसके अंदर, एक सिंपल इशू नहीं है, मल्टी फेरेड इशूज है इसके अंदर। अब जो ये नई गवर्नमेंट को तकरीबन से 15-20 दिन हुए हैं, और जो मेरी मालूमात है जिन लोगों से जो इस वक्त इन मीटिंगों को अटेंड कर रहे हैं और जिस तरीके से हम अखबार में फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक आई फाइंड कि थोड़ा सी चेंज आया है कि इसके अंदर दे मीन बिजनेस। जो इस पूरे 70 साल हम जो ना स्टेटस को में रहे, वो एक टेंडेंसी ऐसा लग रहा है, अभी इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी हम ये नहीं समझें कि जो है ना सब चीजें हो गई, डायरेक्शन सही है। मैं जो लॉसेस की बात कर रहा हूँ, जो ये जो USD के लॉसेस हैं, ये 96-97 में 4-4.5% से ऊपर नहीं थे ये लॉसेस, लेकिन आप देखें कि हम 2018 में आए, 20 साल के अंदर हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये जो भी लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली सब स्टेटस को रहे, कमेटियां बिठा दी, ये कर दिया, एंड जो मुल्क इस हालत में आ गया। आपके पास क्या सोल्यूशन क्या है इसको रोकने का? देखिए, इनके SNG और SNGPL के बोर्ड पे जो लोग हैं ना, वो यूजर हैं, ये नहीं होना चाहिए। गैस ले रहा हूँ खुद ही बोर्ड पे बैठा, देखिए क्लियर है हर चीज का, आपका सही टाइम के ऊपर आप प्राइस पास करें। जैसे अब ये गैस की प्राइस चेंज की है ना, अभी ये आपका प्रोपोजल 3 साल से घूम रहा था। अब जो आज मैंने जो आप डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात कर रहे हैं, आज 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप की है, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा बिल महीने का 200 रुपए आता है डोमेस्टिक का, और एवरेजली हाँ, एक छोटे घर का नहीं, छोटे घर का नहीं, एक ठीक ठाक जो कंजम्पशन कम होती है। अब सब्जियां छोड़ दे, सब्जियों में तो गीजर ऑन करते हैं ना, आपका नॉर्मल बजट के अंदर है। आई थिंक ये 200 रुपए इज बेसिकली कुछ भी नहीं है ना आपका। यू शुड 500 जो प्राइस हो, इतनी सस्ती भी ना रखें कि उसका ज़िया हो उसके अंदर हो। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं कि ये चीज आज से नहीं, ये शुरू से चल रही है। जब 74 में जब गैस आई मेरे घर में,
मुझे पता है कि 7 रुपए का बिल मंथ का फिक्स आता था। अच्छा ये बताइए कि जो चोरी है उसको रोकने के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं इसी गवर्नमेंट को कि भाई सारी मिली भगत है, सारा जो है ना कोल्यूशन है हर चीज से, हर एक को पता है कि ये एरिया है, ये चोरियां कहाँ पे होती है, किस तरह प्लग करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके। अच्छा आपके ख्याल में जो पहले एक फैसला हुआ, असद उमर साहब ने एक फैसला लिया है कि वो ये है कि जी पूरे एनर्जी सेक्टर की जो है वो एक ऑडिट की जाएगी और उससे पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो लीकेज हो रही है, कहाँ से चोरी हो रही है। ऑडिट तो हुए थे, ये 5 कमेटियां एनर्जी के सेक्टर में जो है 5। आपको ले चलते हैं पेशावर, जहां तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफ नई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंसाफ सरकार वो तकरीबन उन तमाम लोगों को देने का फैसला हुआ है जो उसके मुस्तहिक हैं। बलदियाती निज़ाम हमारा काफ़ी बेहतर रहा है दूसरे सूबों के निस्बत, और अब अल्लाह के फजल से यही रिप्लिकेट होगा तकरीबन तमाम जहाँ पे हमारी हुकूमत है, पंजाब में और उसमें। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि उसमें अमेंडमेंट लाई जाए, तो वो भी उसके लिए भी चाहते हैं कि कोई कमेटी वगैरह बनाने के फैसला हुआ है। उसमें हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, जो महकमा है, वो उसमें अमेंडमेंट प्रपोज करेंगे और उसके बाद फिर जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी देगी। और इसके अलावा एहतसाब कमीशन से काफ़ी लेदे हुई और मीडिया ने भी इसको काफ़ी उछाला, तो हुकूमत ने फैसला किया है कि चूंकि एक वक्त था जब नेब अपना काम नहीं कर रहा था, नेब पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, वफाकी हुकूमत उससे वो काम नहीं ले रही थी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए सूबे में उसकी ज़रूरत महसूस हुई और एहतसाब कमीशन बनाया गया। लेकिन अब चूंकि नेब मौसर काम कर रहा है और साथ साथ हमारा जो एंटी करप्शन इदारा है, हम चाहते हैं कि उसको स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, इसलिए इजाफी अखराजात से बचने के लिए एहतसाब कमीशन का जो है वो सिलसिला उसका वाइंड अप कर रहे हैं। और एक और सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जो माजी में उसको नज़रअंदाज किया गया, वो टूरिज्म है। इस दफ़ा पूरी कोशिश हो रही है कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जाए, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। उसमें फैसला आज हुआ है कि जो फॉरेस्ट महकमा है, लॉ डिपार्टमेंट है, ये सारे मिलकर ऐसे कवानीन जो उसके राह में रुकावट बनते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें रुकावट बनती है, किसी और डिपार्टमेंट उसमें रुकावट बनती है, तो ये फैसला हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो मिलकर ऐसे कवानीन बनाए जिससे टूरिज्म प्रमोट हो और जो टूरिज्म की जो मुश्किलात है वो और उससे रोजगार का जरिया बने, वो ख़ास तौर पे जो हमारे गलियात के अलावा जो शांगला है, कोहिस्तान है, बुनेर है, कालाम है, सवात है, बीर है, बहुत सारे चतराल, बहुत सारे मौके हैं जिसमें हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। उसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। और इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन, आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में भी काफ़ी काम हुआ उस पर, लेकिन हम चाहते हैं कि यूथ को उसमें ज़्यादा उसको जो ख़ास तौर पे जो लोग तालीम से महरूम रह गए हैं, टेक्निकल एजुकेशन में उनको जो अमन फाउंडेशन है, कुछ और ऐसे इदारे हैं, उनसे हम मदद दे सकें और उनके ज़रिए हम अपने टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर कर सकें, ताकि जो लोग टेक्निकल नहीं हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल करें और अपने लिए रोज़गार उनके लिए मौके मिलें। इसी तरह हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है, उसमें माजी में भी बड़ा काम हुआ और जो उसमें कोई कमी रह गई है कोई, तो उसके लिए भी जो 100 रोज़ा प्लान है हमारा, उस एजेंडे में ये भी शामिल हैं। और उसके लिए हम चाहते हैं कि जो वर्स्ट डिपार्टमेंट है, जिसमें CNW है, जिसमें इरिगेशन है, जिसमें पब्लिक हेल्थ है, ये इदारे ऐसे हैं जिसमें हम माजी में हम चाहते थे कि इसमें कमीशन हर सूरत में ख़त्म हो, करप्शन ख़त्म हो।
लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसमें मौजूद रहा। अब फैसला हुआ है कि इसको 0% करने के लिए इसके जिस तरह मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इसी तरह मॉनिटरिंग सेल जो है वो इसमें हम बना रहे हैं। उसमें वो काम करेंगे कि हर लेवल पर जितने भी वर्क डिपार्टमेंट है उनके अंदर करप्शन का लेवल जो है वो खत्म किया जाए और साथ उसको 0 पे लाया जाए। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स पे बड़ी बहस हुई और वो इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत रखती है कि हमारे साथ फाटा आ गया है और हमारे साथ फाटा है, तो उसमें चूंकि आपको पता है कि लेवीज फोर्स वहाँ पे इस्तेमाल होती रही। अब चूंकि हम चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड करें पुलिस एक्ट को उन इलाकों में भी, तो उससे वो हुआ और जो होम डिपार्टमेंट है उनकी सरबराही में और आईजीपी साहब सारे मिल के और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं वो मिल के इस हवाले से अपने तजावीज़ सामने ला रहे हैं ताकि इसमें रिफॉर्म भी जो खामियां रह गई है पिछले दौर में उसको बेहतर किया जाए और साथ साथ जो फाटा है उसमें अमन की बहाली के लिए जो भी इकदाम हैं वो उठाए जा सके। इसी तरह जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बात काफ़ी वो हुआ कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिल सके, तो इसमें भी यही फैसला हुआ कि हम चाहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब के साथ मुशावरत हो चीफ मिनिस्टर साहब की और उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट जो है वो एक ठोस तजावीज़ सामने लाए ताकि जल्द से जल्द मुकदमात निपटाए जा सके। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शौकत यूसुफजई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेशावर में उनका ये कहना है कि बल्दियाती निज़ाम काफ़ी बेहतर रहा खैबर पख्तूनख्वा में, यही निज़ाम अब पंजाब में भी तहरीक इंसाफ लेके आएगी। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि एहतसाब को मज़ीद मौसर बनाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया जा रहा है, जबकि सियाहत के फ़रोग़ के लिए भी बेशतर इक़दाम किए जा रहे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। आपका कहना था कि बहुत सी चीजें जो है हम पे जो है वो स्टडी हो चुकी है, उस पे स्टडी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी कोई एग्री विद सोहेल साहब के इन्होंने बड़ी ऑन द डॉट बात की है कि कम्युनिटीज हमेशा रही हैं वो कम्युनिटीज में अभी मैंने जो देखा नाम देखे बहुत सारे ऑल आर रिस्पेक्टेबल पीपल और मोस्टली दे आर एकेडमिक्स। इसमें जो लोग डे टू डे अफेयर से डील करते हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मसाइल बिल्कुल सामने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू डोंट नीड 18 पीपल टू एडवाइज यू। असद उमर himself is a very learned person, himself is exposed to business and business world, तो उनका जो hit the road वाली बात है ना कि इमीडिएटली सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं एग्जीक्यूटिव उनकी तरफ से आने चाहिए। मैं सर एक पॉइंट जरूर ऐड करूंगा। देखें, प्रायोरिटाइजेशन बड़ी जरूरी है। हमें ये जरूर समझना चाहिए कि पाकिस्तान में सबसे बड़े इस वक्त एनर्जी से रिलेटेड मसाइल क्या हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 7 अफोर्डेबल सस्टेनेबल पावर आपने अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करनी है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है। अब कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है? एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 77 मिलियन लोग, 7.5 करोड़ लोग, पॉपुलेशन इजिप्ट की पॉपुलेशन के बराबर लोग इस वक्त ग्रिड की एक्सेस उन तक अवेलेबल नहीं है। गैस की पाइपलाइन आप जरूर लाएं, गैस की एक्सेस दें, किसको जाएगी? इंडस्ट्रीज को, कंज्यूमर्स को। लेकिन जो 7.5 करोड़ लोग जो इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं ग्रिड से, उनका क्या होगा? उनके लिए जो सस्ता फ्यूल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था एक जमाने में LPG, और वो भी उनकी रेंज से बाहर हो गया है। देखिए, अब उसका क्या हुआ ये तो सोहेल भाई आपको बेहतर बता सकेंगे, वो एक्सपर्ट हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन हम पाइपलाइनें और ज्यादा न डालें। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाइपलाइन है, 1,36,000 किलोमीटर तो वो है ऑलरेडी है, और पता नहीं कितनी डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर इसकी लीकेज और बढ़ेगी। मैं कहता हूँ आइलैंड सोल्यूशन, जहाँ जिन्होंने इनसे कहा ना कि गैस
गैस के ग्रिड से, बड़ी सही बात थी कि गैस के ग्रिड से जो लोग नहीं है और जो बिजली के ग्रिड से नहीं है उनको आइलैंड सोल्यूशन दें, वहाँ सोलर के यूनिट्स दें, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो अफोर्डेबल होगी, वहाँ अब 4 सेंट पे आगे विंड का दें, ताकि वहाँ फ्यूल भी ट्रांसफर ना करना पड़े, वहाँ पर इस्तेमाल करें आइलैंड सोल्यूशन। एकदम 77 मिलियन लोग जो है 77 मिलियन लोग अगले दिन बिजली से कनेक्ट हो जाएंगे जब आप ये आइलैंड सोल्यूशन देंगे, और उसमें आपको लंबी लंबी तारें नहीं डालनी जो है उसकी हाइब्रिड बना दिया, विंड एंड सोलर हाइब्रिड भी कहलाता, उसमें एक डीजल इंजन भी लगा दिया, हाइब्रिड बन गया। अब ये हाइब्रिड जो है उस पूरे 5,000 आदमियों को, क्योंकि वहाँ इतने लोग नहीं है, 5-10 हजार आदमियों को आइलैंड सोल्यूशन, ऐसी गैस की लाइन आप डाले जा रहे हैं, करोड़ों किलोमीटर चली गई और उसका कोई फायदा नहीं, और वहाँ जाके 10 चूल्हे चल रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वहाँ एक LPG एयर मिक्स करके सिलेंडर लगा दिया जाए, जो कि इंडिया ने किया है। ये कोई मैं ऐसी रॉकेट मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं याद कर रहा था, मैं इनोवेशन बता रहा हूँ। मैं ईरान पाइपलाइन के हवाले से जो बात हुई है और जो तापी पे हुई है उसकी उस पर आपकी जो है ना वो राय लेना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जो भी चीपेस्ट सोर्सेज अवेलेबल है, एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, गैस डेफिसिट कंट्री है, गैस का भी काफी दौर है आगे जाके। बाकी हमें पता है कि जो बेस लोड टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत पोल्यूटिंग है, हम रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा ताल्लुक है, हम नहीं चाहेंगे वो टेक्नोलॉजी में एक्सप्लॉइट करें। इसके अगेंस्ट गैस अवेलेबल है राइट नेक्स्ट डोर, आप पाइपलाइन से वो इवैक्यूएट करें, जो कमर्शियली चीपेस्ट सोर्स अवेलेबल है उसको आप लेके आएं। मैं लेकिन ये जरूर कहूंगा सर कि रिन्यूएबल पावर के ऊपर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, इंटरमिटेंसी के ऊपर, यानी कि हर वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास हाइडल का बहुत पोटेंशियल है हमारे पास। उसमें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया और उसको डैम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की उसकी तरफ एक शुरू तो हो गया ना, शुरू हो गया ना। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जो CPEC पे कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्स्टिट्यूट की है, अब CPEC हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा एक एरिया आ गया है कि जो ही वही एक ऐसा एरिया इस वक्त खास तौर पे जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने का सबब बन रहा है, और उसमें जो रोड्स भी बन रहे हैं, फिर उसके अलावा इकोनॉमिक जोन बनेंगे और दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं। किस तरह आप देखते हैं कि इसको किस तरह आगे मजीद गियर अप किया जा सकता है और उन प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को किस तरह इन्वॉल्व किया जाए? एट प्रेजेंट जो CPEC जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन है तकरीबन $65 बिलियन की बात कर रहे हैं, और उसमें से तकरीबन 45 बिलियन जो है वो सिर्फ पावर के हैं, और 24,000 मेगावाट आपकी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी नेक्स्ट 4 इयर्स में। और हम इस वक्त रोड की नेटवर्क की बात कर रहे हैं, रेलवे की नेटवर्क की बात कर रहे हैं, SEZ की बात आ रही है कि 9 SEZ बनेंगे, लेकिन उसका किस तरह आपका वो होगा, कौन सी इंडस्ट्री आएगी, अभी तक उसकी ब्लूप्रिंट जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है। एंड जहां भी मुझे मौका मिला PTV पे किसी और में, मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी आपकी लायबिलिटी है जब आप पे करेंगे, जब तक का ये जोन अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ना बनाए तो हम और इस तरह हो कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्पेशल जोन हो जहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5, 6, 7 साल 10 साल में हम ट्रेडिंग कॉम बन रहे हैं, और ट्रेडिंग कॉम से हमारी जो 220 मिलियन की पॉपुलेशन है वो बहुत मुश्किल से एब्जॉर्ब होगी। तो SEZ के ऊपर ये CPEC की कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि ये एड्रेस हो। उसमें 2-3 बड़ी बातें हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा प्रमोट करें, और उसके अंदर ताकि लोगों की जो आपके लोकल लोग हैं उनको जो है वो जॉब्स मिले, और ये है। दूसरा ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसमें सिर्फ चाइनीज ना हो, उसमें पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स भी हो, चाइनीज के साथ एक कॉपरेशन करके हो और वो चीज कम बनाए। और तीसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए इस वक्त है कि हम 2013 में $25 बिलियन पर खड़े हुए थे एक्सपोर्ट के, और जो 2016-17 के अंदर हम 20 पे आ गए, और अब जो है वो हम इस साल के एंड में हम 23 बिलियन पे आए हैं। बट जो इस वक्त पाकिस्तान का जो आपका स्ट्रक्चर है आपका एक्सपोर्ट का, लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाए, पावर अच्छा हो जाए तो हम बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। लेकिन मेरा अपना व्यू है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट के जो आइटम्स हैं, आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान 30-32 बिलियन से ज्यादा एक्सपीड नहीं कर सकता है जब तक हम नए एवेन्यूज ना ढूंढे एक्सपोर्ट के। इसमें बेसिकली IT भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती है, क्योंकि एरियाज भी हमें बहुत सारे एरियाज हैं जो ये हम ट्रेडिशनल जो एरियाज हैं कि आपका टेक्सटाइल सेक्टर है और ये शुगर एक्सपोर्ट कर लिया या इस तरह कर लिया, उससे बात नहीं बनेगी। यू हैव टू, मैं आप एग्जाम्पल देता हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है इस वक्त जो है एक्वा फार्मिंग के ऊपर। आप जो है ना रादर देन मेरीन
पानी की जगह पे आप जो है आपका ट्यूबवेल के पानी से आप करते हैं। इसके अंदर है इंडिया जैसा कंट्री है, वहाँ पे मरीन की हर पूरी दुनिया में मरीन की जो है ना कैचेस कम हो रही है। इंडिया के अंदर एक जो है ना विनामी श्रिम्प कहते हैं, व्हाइट श्रिम्प कहते हैं। इंडिया के अंदर इस साल जो है तकरीबन 7 लाख टन जो है ना इंडिया जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है विनामी का, और इतनी ज्यादा इंडिया में हो गया कि प्राइस इंटरनेशनली जो कम हो गई है। हम इस वक्त जो है वेरिएशन होनी चाहिए और नहीं, देयर आर सो मेनी आइटम्स जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात कर लें, एग्रीकल्चर के अंदर हमारी जो बाद में बात करते हैं। मैं जरा इब्राहिम साहब की राय सी पैक के हवाले से लेना चाहता हूँ। इब्राहिम साहब, क्या आप समझते हैं कि सी पैक के जो प्रोजेक्ट, जिस तरह जफर साहब ने भी इसमें अपनी जो है वो राय ऐड की है, तो आप क्या समझते हैं कि एक बिजनेस कम्युनिटी को इसमें शामिल करने के लिए क्या क्या आइडियाज होने चाहिए, किस तरह उसकी इन्वॉल्वमेंट कई साल से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सीपैक के इंटायर प्रोजेक्ट में इन प्रिंसिपल ऑफ कोर्स वी सपोर्टेड कि ये होना चाहिए था, क्योंकि एक जियो स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की जो पोजीशन है, लोकेशन है रीजन के अंदर, दिस वाज नेसेसरी। ये बहुत अच्छा आइडिया है और ये होना चाहिए, लेकिन हमें अब तक ये समझ नहीं आई कि हमारा इसमें रोल क्या है एज ट्रेड एंड एज इंडस्ट्री। क्या हमें वो फैसिलिटेशन जो चाइनीज कंपनी को वो अगर फ्री ट्रेड की फैसिलिटी दे रहे हैं या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो खैर यहाँ पे पहले ही है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एडवाइस करते हैं, आप थोड़ा बहुत तो सहूलत देते हैं। देखिए भाई, बात क्या है कि हम जो देखते हैं ना मॉडल, मैं इसकी मिसाल दूंगा दुबई का, जबल अली फ्री जोन का। इस वक्त दुबई इज ए शिपिंग हब। वो दुबई शिपिंग हब कैसे बन गया है कि उन्होंने उसको एक फ्री ट्रेड एरिया बहुत बड़ा डिक्लेयर कर दिया है। इससे क्या होता है कि वो आपका शिपिंग हब जब बनता है तो इंटरनेशनली जहां कंटेनर यहाँ पर डंप होता है, यहाँ से फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाता है। आपने जो पूरा सीपैक जो बनाया है वो सेंट्रल एशिया को या उसको मिडिल ईस्ट को टारगेट करने के लिए बनाया है। यू आर कॉम्पिटिटर टू दोज कंट्रीज। पाकिस्तान का एडवांटेज ये है 1100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेबर सस्ती है वहाँ के मुकाबले में, जमीन बहुत सस्ती है दुबई के मुकाबले में, जबल अली के मुकाबले में या दूसरे फ्री ट्रेड जोन से। तो आपको एक फ्री ट्रेड जोन का कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। हमें ये समझ नहीं आ रही, पिछली हुकूमत में भी हम ये तवक्को करते रहे कि ये सीपैक का जितना भी एग्रीमेंट टर्म्स कंडीशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पब्लिक को नजर आना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को नजर आना चाहिए कि किन कंडीशंस पे हमने किया है, क्योंकि इसमें हमारे लोगों का रोल क्या होगा, क्योंकि वी आर वेरी एंटरप्राइजिंग पीपल, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा जो इन्वेस्टर है, क्यों जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट, इतनी जो बात हो रही है कि जी $150 अरब वहां चला गया, वजह यही है कि हमारे यहाँ बॉटल नेक्स बहुत ज्यादा है। टैरिफ स्ट्रक्चर और टैरिफ की जो हमारी लॉज हैं, कॉम्प्लेक्स टैरिफ स्ट्रक्चर है, टैक्स लॉज उस तरह के हैं कि हमें वो फ्री ट्रेड का जो एडवांटेज है, जो हमारा एज है दूसरे कंट्रीज के ऊपर, वो हम ले नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वेदर का बताऊंगा कि जो दुबई में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, काम ही नहीं हो सकता। हम 24/7 यहाँ पर काम करवा सकते हैं। हमने उठाकर एक साउथ एशिया कंटेनर टर्मिनल दे दिया। वो क्या किया कि उन्होंने जो लैंड रिक्लेम किया, लैंड रिक्लेम करके कराची के मिडिल ऑफ जो रोड है वो सारा ट्रैफिक वहां से कनेक्ट कर रहा है। कराची का पूरा एनवायरमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो चुकी है। आपको देना चाहिए था समवेयर इन बिटवीन कराची एंड गवादर कि जी ठीक है यहाँ टर्मिनल बना लें। तो हम एक रेडीमेड इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि किन शराइत पर आप ये सब दे रहे हैं, और हमारे लोगों का, हमारी कंपनीज का, हमारे इन्वेस्टर का रोल होना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ा जो इसमें बेनिफिट है लॉजिस्टिक्स का है, कराची टू अगर ले जाइए आप जिंजियांग प्रोविंस तक और साउथ एशिया तक, सेंट्रल एशिया तक, तो एक बहुत बड़ा कंटेनर ट्रैफिक और इसके अलावा लोगों का ट्रैफिक इसमें चलेगा। इसमें पोटेंशियल कई इंडस्ट्रीज का है, कोल्ड सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स है, और इन बिटवीन जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, इतना कुछ हो सकता है, इतना पोटेंशियल है। यहाँ उन्होंने बात की $45 बिलियन की सिर्फ पावर प्रोजेक्ट है, तो वो कौन सी थर्मल पावर है? तो अगर हम थर्मल पावर की तरफ जा रहे हैं तो इट विल बी अ लायबिलिटी। इसको मजीद अगले 100 साल हम अदा नहीं कर पाएंगे। जी, आप क्या कहेंगे कि देखिए सीपैक को टोटल रिविजिट होना चाहिए, ईमानदारी से अग्री होता हूँ। देखिए छुपाने की बात नहीं है, जो भी कहना है साफ साफ कहा जाए। आपने अब ये नए और FTO को भी होना चाहिए। देखिए सीपैक में टोटल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फॉग ही फॉग है। कहाँ खर्च हुआ अभी तक आपको मेरे अंदाजे से $15-20 बिलियन तो खर्च भी हो चुका, जिसका पता ही नहीं लगा कहाँ, और बेवकूफ़ी की चीज़ों में खर्च हो गया। अच्छी बात है, आई एम वेरी ओपन, लेकिन अब इसे रिविजिट होना चाहिए। इसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इस पे आपको तमाम चैम्बर, तमाम ऐसे लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उनको उनका कलेक्टिव इस पे होना चाहिए थिंकिंग, और प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए कि सीपैक है क्या, इसमें कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, क्यों लगेगा, और उसका रिटर्न ऑफ
ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा और रीपे कैसे होगा, ये बहुत आखिरी दो जुमले में अब इसमें तीसरी बात मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आनी बहुत जरूरी। क्यों? हमारे जो इस वक्त इंडस्ट्रियल जोन हैं जिनकी ये कीमत कम करने को कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनवायरमेंट के लिए भी वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्लस्टर्स नहीं है, वहाँ चमड़े की भी फैक्ट्री है, साथ में टेक्सटाइल की भी है, साथ में फार्मास्यूटिकल की भी है, साथ में ये भी है। तो वो जब एक जोन एक ही इंडस्ट्री के अब एक नया जोन बनना चाहिए जहाँ क्लस्टर्स हो, ताकि ये लोगों को इंसेंटिव हो, ये वहाँ शिफ्ट हो, क्योंकि इनकी जमीन महंगी है, यहाँ पे साइट कमर्शलाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कराची साइट ले लें, उसमें कमर्शियल चीजें बनने हो जाएंगी, और ये शहर से बाहर चले जाए, पोर्ट कासिम से आगे कहीं इधर उधर जाए, इंडस्ट्रियल जोन मिल जाए, इसी के तहत वहां पर एक शहर से रश खत्म हो जाएगा, ये कंटेनर्स वगैरह खत्म हो जाए, और वहां पर इनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस खुद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि क्लस्टर होगा, सीवरेज सही से साफ होगा, वो फिल्टर प्लांट सही होगा, इक्विवेलेंट प्लांट सही। एक तो ये बहुत जरूरी, इन सारी साइटों को जो शहर के बीच में आ गई, ये बड़ी महंगी, जैसे पैकेजेस को मॉल बना दिया गया और पैकेजेस बाहर चली गई। क्यों चली गई? इसलिए कि वो शहर के बीच में आ गई थी, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है जो जमीन शहर के बीच में आ जाए। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, आउट ऑफ ये उसी वक्त होगा जो ये बात कर रहे हैं जफर भाई और हमारे दोस्त के इब्राहिम भाई के, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम, इसके लिए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और हिम्मत की जरूरत है, करेज, फर्स्ट डिफरेंट एंड करेजियस होने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज, ईरान पाइपलाइन का आपने बात की थी, ईरान पाइपलाइन पे मेरी एक समरी बना के एज ए मिनिस्टर मैंने वहां छोड़ी हुई है पेट्रोलिंग, मैं यहाँ बोल नहीं सकता उस पर क्योंकि अंदर वो तो उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और वो हर इदारा जो रिलेवेंट है उसके पास वो रिपोर्ट मौजूद है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ये रिपोर्ट सही है, इसलिए वो रिपोर्ट देख लें तो वो अंदाजा हो जाएगा और कि उस वक्त के जो लोग थे कि भाई इस पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। लेकिन आपके ख्याल में वो एक वर्केबल प्रोजेक्ट, बड़ा वर्केबल प्रोजेक्ट है सर, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, लेकिन उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें बोल नहीं सकता, ना मेरी इजाजत है, क्योंकि जाहिर कुछ चीजें आप अंडर ओथ होते हैं, लेकिन वो पढ़ लें, वो वहां पर जो लोग इस वक्त अंडर ओथ हैं उनको पढ़ने की इजाजत है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, वो एक्सेसिबल है, लिखी हुई रिपोर्ट है, 5-10 सफे की, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि पढ़े। अच्छा मुस्तफा साहब, एक चीज जो है मैं इसमें इसी पैक के ऊपर आपकी राय लूंगा, लेकिन एक चीज और है कि बहुत सी ये आ रही है गुफ्तगू के बहुत सी चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन एक आपको याद होगा कि चाइना की तरफ से एक चीज ये भी आई थी कि आपके जितने प्रोविंसेस जो हैं उनके चीफ हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आए, और हमारे सूबों के जो वज़राए आला थे वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके वहां पहुंचे, और मनोमान मेरा ख्याल है सारे ही एक्सेप्ट कर लिए गए, लेकिन वो उन पे काम भी नहीं हुआ उनमें से कई चीजों पे, और वो क्यों नहीं हुआ, और बहुत सी चीजें इन टाइम नहीं हो सकी जिनका के अनाउंसमेंट भी हुई थी। इस पे जरा आपकी जो है ना इस पे इनपुट आनी चाहिए। देखें ऑनेस्टली मैं आई कांट गो इनटू डिटेल ऑफ व्हाई दैट माइट बी चाहते। देखें डेवोल्यूशन होनी चाहिए, आइडिया बिल्कुल सही था, उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम है। पिछली गवर्नमेंट ने जहां बहुत सारी चीजें अच्छी भी की, पावर बहुत लगाई इन्होंने, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि सेंट्रली एक तो उसको कंट्रोल किया गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आई एम टोटली विद माई कॉलीग्स हियर पैनलिस्ट कि ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं थी। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, प्राइवेटाइजेशन बड़ी जरूरी है कि आप किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा बेसिक प्रॉब्लम क्या है? देखिए पावर का बेसिक प्रॉब्लम, एक तो हमने कहा वो जो 77 मिलियन लोग कनेक्टेड, अब टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया है, आप जरा देखिए जेबों में सुराख हैं, जेबों में सुराख हैं, पावर सिस्टम में फ्रंट पे कलेक्शन नहीं है, T&D लॉसेज हैं, जितना डालेंगे उसमें आपकी लीकेज होती रहेगी, सर्कुलेटेड बढ़ता रहेगा, जब तक इसको डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स नहीं करेंगे, आप वो सिस्टम डीरेगुलेट नहीं करेंगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, डिस्को उसकी मसला हल नहीं होगा। देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात है तो CPEC के ऊपर अगर मैं कमेंट करूं और आइडियाज पे कमेंट करूं तो एक तो उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, लोकल प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, और उनको अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज किया जाए कि सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आइलैंड सोल्यूशन है ना, 77 मिलियन को जो ग्रिड करें वो CPEC में आना चाहिए, वहां से हो जाए। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, एक 30 सेकंड में दूंगा। एक पॉइंट और जी देखें सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम मुझे ये नजर आता है एज पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन विच इज कमिंग ऑन स्ट्रीम कि हम पुराने जमाने की सोच में क्यों फंसे हुए। देखें चाइना में एक फंडामेंटल डिसीजन उन्होंने लिया कि कोल पावर को डीकमीशन कर रहे हैं, नई कोल पावर चाइना में नहीं लग रही, तो आपको एज पार्ट ऑफ CPEC व्हाई आर यू बी इन्वेस्टिंग इन कोल पावर, पहली चीज। दूसरी चीज ये ट्रेनें आप लगा रहे हैं, 124 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन आप लगाएंगे 2025 में, इस वक्त
दुबई में काम हो रहा है 700 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन में। हम पुराने वक्तों की सोच में सिर्फ फंसे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा, इसमें हम सिर्फ अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन पे आप एक प्राइवेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरह से नहीं होगी प्राइवेटाइजेशन जिस तरह नेशनलाइजेशन हुई थी ना, इसी तरह प्राइवेटाइजेशन होगी। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस विच हैज टू बी अ टाइम बाउंड। ये टाइम ये थोड़ी है कि हम लगे हुए 25 साल से प्राइवेटाइजेशन, 77 में नेशनलाइज हुई थी 70 में, और आज तक हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं उन्हीं चीजों को। तो आपका ख्याल है कि ये भी ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा था कि सब अपने अपने प्रोजेक्ट लेके, ये गलत तरीका है। कॉमन इंटरेस्ट की एक कमेटी है, वो सारे बैठ के अपने प्रोजेक्ट करें, फेडरल गवर्नमेंट उसको फिल्टर करे और फिर वो जाके और वहाँ हॉलिस्टिक व्यू लेके जाए और उस पे करें, जिसमें इनका भी हॉलिस्टिक व्यू आए कि भाई आइलैंड सोल्यूशन है, ग्रिड पे आए। इस तरह ये पैसा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक लाइन आपकी। 5 साल से प्राइवेटाइजेशन कमीशन में बोर्ड में भी बोर्ड मेंबर हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कंपल्शन, वॉट एवर रीजन, अनफॉर्चुनेटली we achieve zero in that। जब हमने कुछ किया आपके ये देखें ना, अब ये बात हो रही है कि इनको फिर हम चलाएं और उनको करें। आई थिंक जिस तरीके से इनकी हालत है, आई थिंक वी नीड टू बी वेरी मच। बहुत ही जरा ये है कि ज़ाहिर एम्प्लॉइज का भी चीज़, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होते हैं, बट हमें इनको जो है वो फौरन जो है ना वो करना चाहिए इसको डिसीजन। एक एग्जाम्पल दूंगा। दुनिया में एयरलाइन में 200 से 250 एम्प्लॉय होते हैं पर एयरक्राफ्ट। PIA में 750-800 है। वो एयरक्राफ्ट वो भी जो चल नहीं रहे, हो ही नहीं सकता कि आप बगैर डाउन साइज किए हुए, बगैर आप चाहे उसे ना निकालें किसी और जगह एब्जॉर्ब करें, कुछ भी करें, आपको इसको डाउन करना ही पड़ेगा और इसके बगैर कोई प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकेगी। नोबडी विल बी रेडी टू टेक इट अनलेस यू फिनिश द लायबिलिटी। 600 करोड़ रुपए का और लोगों को जो पर एयरक्राफ्ट 700-800 लोग हैं उसको 200 पे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। आपका भी जफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब आपका शुक्रिया। सुहेल साहब बहुत वैल्यूबल कमेंट्स आपके भी, और आपके पास टाइम जरा थोड़ा हम कम दे सके क्योंकि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे भी आपने भी शमूलियत की। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, आपने सुना कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं और जो फैसले लिए गए हैं काबीना में और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के जो एक रूल सेट किए जा रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन हो या बिजली के मसाइल हो, CPEC का हो, सबके ऊपर जो है वो एक कलेक्टिव विजडम जो है वो भी ज़रूरी है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये भी एक राय आई कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो हैं वो बड़ा अफेक्टिव होंगे, और ख़ास तौर पर जो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है कौमी खजाने को, उस पर तेज़ी से फैसले जिस तरह लिए जा रहे हैं, इसको आगे मजीद जो है वो गेयर अप करने की जरूरत है। इन्हीं ख्यालात के साथ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
What motivated Senator Lee Rhiannon to speak for the oppressed people of Indian-occupied Kashmir? The ongoing violence, and they were disturbing stories. And then when I found out, which I hadn't known, that the Australian government many decades ago actually had played quite a reasonable role immediately after the British left this area. And so there was many reasons that I felt it was time to speak out. उन्नीस 1965 में जब मादरे वतन ने शाहीनों को पुकारा तो पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजाअत की ऐसी दास्तान रकम की कि जिसको पाकिस्तानी कौम साल से सरहाती चली आ रही है। 4 और 5 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीन छम के महाज पर अकाब की मानिंद लपके। आलम, अमानुल्लाह, रफीकी, यूनुस और सेसिल ने इस महाज पर दुश्मन की बर्री फौज की ईंट से ईंट बजा दी और बिलाखिर 5 सितंबर की शाम कौम को जोड़ियां की फतह की खुशखबरी सुनाई। पाकिस्तानी कौम पाक फजाइया के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तहरीक आजादी को दबाने और कश्मीरियों की नस्लकुशी पर मामूर काबिज भारतीय फोर्सेस ने इस रियासत को एक कत्लगाह में तब्दील कर दिया है। इन भारतीय फौजियों को कश्मीरियों के कत्लेआम के एवज इनाम इकराम से नवाजा जाता है। यही वजह है कि इन्हें कश्मीरियों के खून की इतनी लत पड़ चुकी है कि वो हर रोज किसी न किसी मां की गोद उजाड़ देते हैं। जिला पुलवामा का ये नौजवान फैयाज अहमद वानी सफाक भारतीय फौजियों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी की मुहिम का ताजा शिकार बना। मुकामी लोगों का कहना है कि चंद रोज कबल काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला के 25 से ज्यादा देहात का मुहासरा किया और बदमस्त हाथी की तरह हर शय को ताराज कर दिया। दरिंदगी के इस वाक़े के खिलाफ जब लोगों ने एहतजाज किया तो काबिज भारतीय फोर्सेस ने अपनी बंदूकों के दहाने खोल दिए, जिसके नतीजे में फैयाज अहमद शहीद और दर्जनों दीगर अफराद जख्मी हो गए। फैयाज अहमद के सफाकाना कत्ल के खिलाफ पूरा मकबूजा जम्मू और कश्मीर सरापा एहतजाज है। लोग वाक़े में मुलविस अहलकारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं। फैयाज अहमद के बेईमाना कत्ल, दर्जनों अफराद को जख्मी करने, घरों की तोड़फोड़, खवातीन की बेहुरमती और लोगों की तजलील के खिलाफ श्रीनगर में मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत के ज़ेर इंतमाम एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें हुर्रियत कायदीन, कारकुनों और आम शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और वो आजादी के हक में और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक पुलिस स्टेट है जहां मासूम इंसानों का खून बहाना काबिज भारतीय फोर्सेस का मामूल बन चुका है। आपने कल देखा पुलवामा में 25 गांवों का क्रैकडाउन हुआ और क्रैकडाउन के दौरान जो 25 गांवों की बस्ती है, घर वालों के साथ इस तरीके से बदतमीजी, घरों का सामान तहस नहस, घरों का सामान लूटना, गाड़ियां तोड़ना, ये अब हिंदुस्तानी फौज का मशगूल बन चुका है। पिछले 3 साल से पूरे साउथ कश्मीर में आप देख रहे हैं, चाहे शुपियन हो, कुलगाम हो, त्राल हो, अवंतीपोरा हो, बिजबिहाड़ा हो, कोकरनाग हो, पुलवामा हो, इन सब जगहों पे अब दिन रात फौज के क्रैकडाउन होते हैं। इस क्रैकडाउन के नाम पर लोगों के साथ किस तरीके से जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है, इसलिए इस जुल्म, इस जबर के खिलाफ यहाँ नवाटा चौक में जो कल खुसूसन नौजवान शहीद हुआ, उस नौजवान का कसूर सिर्फ इतना था जब 25 गांवों में
फौज की तरफ से जुल्म जबर कत्ल गारतगरी हो रही थी। ये नौजवान उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहा था और इस नौजवान को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। इस नौजवान के कत्ल के खिलाफ, इस नौजवान के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ। इस मौके पर मोहम्मद यासीन मलिक ने कहा कि भारतीय जबर तशद्दुद की वजह से कश्मीरी नौजवान